2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है, यानी नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को 5वीं सुनवाई में यह आदेश दिया। सीजीआई ने कहा पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने कहा है कि उसे एहसास है कि मौजूदा साल के लिए नए सिरे से नीट यूजी का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका असर इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से ज्यादा छात्रों पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद को लेकर दायर की गई 40 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला आया है। नीट से जुड़ी 40 याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही थी। इस बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पेपर लीक को लेकर सभी आरोपियों के बयान अलग अलग हैं। देखिए, मुझे लगता है कि तमाम बच्चे चाहते थे कि एग्ज़ाम दोबारा हो, और ये एग्ज़ाम अगर दोबारा होता तो एक देश के लिए नज़ीर बनती, और जिन लोगों ने पेपर आउट किया या जिन लोगों ने सेंटर पर गड़बड़ी की उनके मुंह पर एक तमाचा लगता। लेकिन शायद लगता है जांच एजेंसियों ने पूरी तरह से जांच के जो तथ्य थे वो सामने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रखे होंगे, क्योंकि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम करती है और सरकार एनटीए को बचाना चाहती थी। पहले दिन से देश के शिक्षा मंत्री झूठ बोलते चले जा रहे हैं, संसद से लेकर सदन से लेकर हर जगह पर। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं सरकार एनटीए के चेयरमैन जोशी को बचाना चाहती थी, क्योंकि जोशी पहले भी बीजेपी के इशारे पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहे हैं, और वहां पर हो सकता है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के बच्चों के साथ उन्होंने एडमिशन्स और नौकरियों में कुछ ना कुछ उनकी मदद की हो। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा जांच का विषय है। हम जानना चाहते हैं कि क्या आज भी एनटीए को सरकार क्लीन चिट देती है? पेपर आउट हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उसको पढ़ने के बाद उस पर विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। अभी तो सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ कि एक बार अगर परीक्षाओं पेपर लीक की बात आ गई, पवित्रता कहाँ रह गई? पवित्रता तो नष्ट हो गई, परंतु पूरा पढ़ने के बाद ही मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। कांग्रेस अपनी देखिए, दोबारा से नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है और कहा है कि अगर सीबीआई जांच में आगे कुछ अलग स्थितियां बनती हैं, कुछ अलग चीज़ें साफ होती हैं, उसके बाद की बात जो है वो अलग है। लेकिन फिलहाल अभी जो है 24 लाख छात्रों की जो नजरें टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि आखिरकार रीनीट होना चाहिए, जो लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन अब फिलहाल जो साफ तौर पर कोर्ट का फैसला सामने आया है जिसमें रीनीट नहीं होने वाला, दोबारा से परीक्षा नहीं होने वाली। अशोक सिंह काउंसलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। विनीत जिंदल वकील सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष शर्मा दिल्ली से हमारे संवाददाता हैं। शक्ति कुमार पटना से, जयेश सोनी सूरत से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले आयुष, आपके पास आना चाहेंगे, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया जिसमें कहा गया कि दोबारा से एग्जाम जो है वो नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि रीनीट नहीं होने वाला। क्या कुछ दलीलें जो हैं वो दी गई आज कोर्ट के अंदर? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज की जो सुनवाई थी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 24 लाख निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर टर्की लगाने थी। उनको इस फैसले का क्या होने वाला, क्योंकि उनके आया ही ना है, ये उनके भविष्य पर असर था। तो बच्चों को दोबारा से एग्जाम की तैयारी जितनी लगाने पड़ते उतनी ही मेहनत उन्हें दोबारा से करनी पड़ती, और रीड नहीं हो रहा है तो उन बच्चों के लिए ये दुख का विषय है जो ये बात कह रहे थे कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ धांधली हुई है और वो ठगा। अशोक सिंह काउंसलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सिंह, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, जो ये फैसला है मैं एंटिसिपेट भी कर रहा था कि ऐसा ही कुछ फैसला आएगा, क्योंकि ये साबित कर पाना कि बड़े स्केल पे पेपर लीक हुआ है इतनी जल्दी सीबीआई के लिए या लोकल पुलिस के लिए संभव नहीं था। और जो डेटा भी जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, वो डेटा भी कोई पिन पॉइंट इशारा नहीं कर रहा था कि किसी खास एक सेंटर पे कोई बहुत बड़ा गड़बड़ी हो या बहुत बड़ा रिजल्ट में फेरबदल हो। तो इसलिए ये
सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसला ले पाना इस बेसिस पे जितने उनके पास डॉक्यूमेंट्स और डेटा थे उसके बेसिस पे रीनीट करना संभव नहीं था, क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं, मान लीजिए कि 50,000 25,000 कल्प्रिट हैं जिनको किसी तरह से कोई असिस्टेंस मिला है, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट है 23-24 लाख जिनकी कोई गलती नहीं है, तो उनके लिए, उनको भी एक तरह से उनके लिए भी ये सजा होती कि अगर दोबारा से रीनीट करने के लिए। और मैं जहां तक, देखिए मेरा मानना है, एक बार पहले रीनीट हो चुका है, मेरा मानना है कि अनटिल अनलेस आपको शुरुआत से ही एग्जामिनेशन सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए। एनटीए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हेल्प की जरूरत है, उसको थोड़ा एम्पावर करने की जरूरत है, उसमें और एम्प्लॉइज की जरूरत है। बहुत कम स्टाफ के साथ एनटीए काम कर रहा है, और ये सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट में इस बार सबको, पूरी दुनिया को समझ में आई है कि किस तरह से एनटीए एग्जाम कंडक्ट करता है, इसमें इतने सारे लूप होल्स हैं, तो उसको प्लग करने की जरूरत है और आगे से ये रिपीट ना हो, कम से कम ये बेनिफिट तो हो। ठीक है। और अब जो ये फैसला है, दो चीजें इसमें, दो इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक ग्रेस मार्क्स के बारे में पता चला है जिसे हटाया गया, और एक बोनस मार्क के बारे में तो वो हटाया जा रहा है। तो ये दो चीजें इम्प्रूव हुई हैं। 100% तो डेफिनेटली जब तक कि दोबारा से भी अगर रीनीट होता ऑफलाइन, तो आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि दोबारा से भी अगर एनटीए रीनीट करता तो फिर कोई गड़बड़ी नहीं होती। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पहले पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करके, और शायद इस एग्जामिनेशन सिस्टम को आप 24-25 लाख बच्चों को इस तरह के प्रोफेशनल एग्जाम को ऑफलाइन करने की जगह बेहतर है कि ऑनलाइन करें, और शायद एक बार की जगह 2-3 दिनों में करें, जैसे जेई मेन को किया जाता है। बिल्कुल। हमारे साथ विनीत जिंदल जी भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वकील हैं। विनीत जी, जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया, 24 लाख छात्रों की नजरें इस फैसले पर टिकी थी, उनका भविष्य टिका था, और अब फैसला ये आया है कि पूरी तरह से ये संभावनाएं खत्म हो गई हैं कि दोबारा से एग्जाम होगा। आप इसे कैसे देखते हैं? और जिन बातों का जिक्र अशोक सिंह जी कर रहे हैं कि भाई आप इतनी बड़े लेवल पर अगर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो उसमें जो खामियां हैं उन्हें ठीक किया जाना चाहिए, और वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि अगर दोबारा से रीनीट हो भी जाता तो क्या इंश्योर ये किया जा सकता था एनटीए की तरफ से कि फिर इस तरह का कोई लीकेज नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, या और तमाम चीज़ें जिसमें हमने देखा कई जगह तो डमी कैंडिडेट बनकर पेपर देने गए छात्र। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के जो आज जजमेंट आया है उसकी बात कर देते हैं, क्योंकि ये जजमेंट जो है बड़ा बैलेंस जजमेंट है। और इस जजमेंट में जो मुझे लगता है जो बेसिस लिया गया है, वो बेसिस लिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं उनकी भलाई के लिए, ऐसा ना हो कि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से जिन बच्चों ने पूरे साल तैयारियां की, जो बच्चे बहुत मेहनत के साथ एग्जाम देने गए, उनको किसी तरीके का इफेक्ट हो। और इस पूरे मामले में जो, जैसा आपके चैनल पे भी मैं लगातार बोलता रहा हूँ कि बहुत छोटे समय की, मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने भी बोला कि इतने छोटे समय में सीबीआई के या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए ये बता पाना कि एग्जाम कितने बड़े स्केल पर हुआ, लीक हुआ, ये बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि जो भी तथ्य अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष थे, उनके हिसाब से जजमेंट जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और इस बात की जो बात थी वो मैं पहले भी काफी बार मैं कह चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि रीनीट की बात जो है वो इतनी जल्दी। लेकिन फिर विनीत जी, उन तमाम छात्रों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि भाई कितना बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई जितनी बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा उसके बाद ही इस तरह का फैसला हो सकता है कि दोबारा से रीनीट कराया जाए। जहां पर हम देख रहे हैं जो सीबीआई की जांच में सामने निकल कर आया है, महाराष्ट्र के तार इससे जुड़ते हैं, बिहार तो सबसे ज्यादा मेन सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन रहा, जहां पर 5 मई को, माफ कीजिएगा 4 मई को हमने देखा जले हुए पेपर मिलना, और वहीं से पूरा नेक्सस जो है वो शुरू होता है। झारखंड की इन्वॉल्वमेंट इसमें रही, इसमें राजस्थान के झालावाड़ की इन्वॉल्वमेंट रही, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की इन्वॉल्वमेंट रही। कितना बड़ा क्राइटेरिया ये निर्धारित करेगा, या फिर कितनी बड़ी संख्या में लोग इसके छात्र जो है वो बेनिफिशरीज बने, जिसके बाद इस तरह का कोई फैसला होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं उसमें सिर्फ पेपर लीक करने वाले नहीं है, उसमें पेपर सॉल्व करने वाले भी है, और पेपर देने वाले जो लोग हैं वो अभी तक बहुत ज्यादा संख्या में नहीं पकड़े गए। तो जो लोग पकड़े गए हैं उनके आगे जो चेन जो बनी, या जो अब तक जो भी तथ्य सामने आए हैं, उसमें कहीं भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी नहीं सामने।
अब इस चीज को लेकर जो अभी तक डिटरमिन किया गया, इसका देखिए कोई पैमाना नहीं है। कानून में भी ये नहीं लिखा कि अगर कोई पेपर लीक होता है तो किस तरीके से उसका एग्जामिनेशन का कोई कानून नहीं है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सम विवेक से आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। और पैमाने की बात लगातार बहुत से चैनलों पे मैं गया और सभी लोग करते हैं कि क्या पैमाना होगा, तो ये पैमाना जो है कहीं निर्धारित नहीं किया गया, ये बात सही है। लेकिन कहीं ना कहीं विवेक जो है ये आपको बताता है कि भाई कितने लोगों का जो भविष्य, 24 लाख बच्चों का भविष्य पूरे मामले में अधर में लटका हुआ था। और कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिशियरी जो बच्चे इस जजमेंट से देखे गए हैं कि भाई जजमेंट को रीनीट नहीं कराने ज्यादा बेनिफिशियरी होंगे, तो उसी को देखकर और ज्यादा बच्चों के भविष्य को देखकर मुझे लगता है ये जो मामला है, ये जो आज जजमेंट आया है, ये जजमेंट उसी को देखकर सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। हमारे साथ शक्ति भी जुड़े हैं और साथ ही जयेश सोनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ जांच जो है वो सीबीआई कर रही है, सीबीआई की जांच जो है वो कहां तक पहुंची? क्योंकि बार बार इस पर बातें आके टिक जा रही हैं। जो सवाल उठाए गए थे कोर्ट में, ये कहा गया था कि सबसे पहले तो ये पता लगाया जाए कि कितनी बड़ी संख्या में छात्रों को लाभ मिला है, उसके बाद उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। दूसरा ये कि जो जब पेपर दिल्ली से चलता है तो जब एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचता है, इसके बीच जो कड़ियां हैं उन पर भी जांच होनी चाहिए, उनका भी पता लगाना चाहिए। और तीसरा ये कि किस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर जो है वो प्रिंट किया जाता है, वहां पर किस तरह की सुरक्षा जो है वो, किस तरह की सिक्योरिटी जो है वो, ये तमाम चीज़ों का जिक्र जो है वो कोर्ट में किया गया था। अब जाँच पर बात जो है वो टिक जाती है आकर। सीबीआई की जाँच कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, देखिए पटना से ही सबसे पहले पटना पुलिस ने जो है खुलासा किया था कि नीट के जो पेपर एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें लीक हुआ था, और सबसे पहले पटना पुलिस ने ही जो इसको लेकर गिरफ्तारियां की थी। और उसके बाद ये जो है केस जो है पटना पुलिस के बाद यूयू को गया और यूयू से होता हुआ अब सीबीआई के पास है। सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर लगातार जाँच कर रही है। संजीव मुखिया जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, और कहीं ना कहीं सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर संजीव मुखिया गिरफ्तारी न कर पाना ये बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ सीबीआई लगातार जो है इसको लेकर छापेमारी कर रही है। तमाम जो गिरफ्तार थे उनसे पूछताछ की गई, कई दिनों तक रिमांड पर लिया गया कुछ लोगों को, और उसके बाद उनसे इनपुट जो मिला, जो तमाम जानकारियां मिली, उसके बाद सीबीआई की टीम ने सॉल्वर गैंग को पकड़ा। सबसे पहले क्वेश्चन लीक हुआ था, इसको लेकर हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार हुई थी, और बैंक से वो स्कूल तक जाने का जो रास्ता था वो उसको भी पहले शक क्या, क्योंकि महज 3 किलोमीटर का रास्ता जो है 1.5 घंटे लगे थे क्वेश्चन पेपर को जाने के। उन तमाम चीज़ों को सीबीआई ने उजागर किया, और उसके बाद जो है सॉल्वर गैंग तक सीबीआई की टीम अब पहुंच चुकी है। और पटना एम्स से 4 लोगों को पुलिस सीबीआई ने हिरासत में लिया और गिरफ्तार किया उसके पूछताछ के बाद। यही नहीं, उसके बाद रांची रिम्स से भी जो है गिरफ्तारियां हुई हैं। तो सीबीआई जो है इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है जांच कर रही है। जो फ़ोन कॉल्स सबके खंगाले जा रहे हैं, जितने भी आरोपी हैं जो सॉल्वर गैंग के हैं, जो यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज के जूनियर छात्र हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल फ़ोन को जब्त किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनके पास क्वेश्चन पेपर देने वाला कौन था। और इसमें कई नाम भी जुड़ रहे हैं, और ये जो गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है अनन्या, आपको बताएं कि ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि कई और भी लोगों के जो मेडिकल कॉलेज के खास करके सॉल्वर गैंग के जो लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी सीबीआई कर सकती है। और इस पूरे मामले को लेकर जो मास्टरमाइंड संजीव मुखिया कहा जा रहा है उसकी अब तक नहीं गिरफ्तारी होना, और बड़ा खुलासा अगर संजीव मुखिया की जब गिरफ्तारी होगी तो उससे सीबीआई ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर क्वेश्चन पेपर जो हजारीबाग से जो मिला था, जो पटना में के स्कूल में लर्न पब्लिक स्कूल जो बंद हो चुका था, वहाँ पे रात में स्टूडेंट को रटने के लिए दिया गया था क्वेश्चन और आंसर। तो वो क्वेश्चन जो मिले थे, क्या वो संजीव मुखिया उसमें इन्वॉल्व था? संजीव मुखिया को क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिला? क्या हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से उसे क्वेश्चन मिला, या इसका नेक्सस कहाँ है? इन तमाम चीज़ों के बारे में सीबीआई जाँच में जुटी हुई है। और देखिए पूरे मामले को लेकर न सिर्फ बिहार, झारखंड, बल्कि कई और राज्यों से भी जो है सीबीआई इसका कनेक्शन जो की जानकारी ले रही है। क्या संजीव मुखिया के तार जो है सिर्फ बिहार और झारखंड तक सीमित है, या गुजरात, दिल्ली, तमाम जो सेंटर है जहाँ से क्वेश्चन पेपर जो जिस तरह से गिरफ्तारियाँ सीबीआई कर रही है, तो क्या उससे भी संजीव मुखिया के तार जुड़े हैं? इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है सीबीआई लेने में लगी हुई है। और अब जो है सीबीआई के गिरफ्तार में जो है आपको पता है कि जूनियर मेडिकल कॉलेज के छात्र भी जो हैं कई जो है अब गिरफ्त में आ गए हैं, उनसे ही पूछताछ की जा रही है। और उनके आधार पर ये भी जानकारी
कोशिश की जा रही है कि जो क्वेश्चन उन्हें मिला था उसमें फिजिक्स की सॉल्व किसने किया था, केमिस्ट्री के पेपर किसने सॉल्व किए थे, बायो किसने किए थे, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ सभी जानकारियाँ सीबीआई लेने की कर रही है और ये जो गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है ये और भी आगे चल सकता है। जी अन्य आप जिस तरह से कह रहे हैं गिरफ्तारियों का सिलसिला और भी आगे चलता है, जयेश गुजरात को लेकर क्या जानकारी है? गुजरात में सीबीआई की जांच कहाँ तक पहुंची और जब सेंटर और कह सकते हैं कि सिटी वाइज जो रिजल्ट जारी हुआ था जिसमें कई ऐसे सेंटर मिले थे जहां पर बड़ी संख्या में छात्रों के 650, 600 या 720 नंबर आए थे और जिसमें एक लड़की तो ऐसी भी थी जो 12th में फेल हो गई थी, लेकिन यहाँ पर उसने टॉप किया, 705 या 710 नंबर आए थे। जी बिल्कुल, राजकोट की ये लड़की थी जो कि 12th में फेल हुई थी, लेकिन उसके नीट एग्जाम के अंदर 705 अंक आए थे। और इसी प्रकार राजकोट का जो एक सेंटर था वहां पर काफी जो ज्यादा जो स्टूडेंट थे उन्होंने टॉप किया था और बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट जो थे उन्होंने 600 या 650 से ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। तो ये एक शंका के दायरे में आ चुका है। ये सेंटर भी एक आनंद का सेंटर जो है वो भी शंका के दायरे में है और अहमदाबाद का एक सेंटर जो है वो शंका के दायरे में अभी फिलहाल जो है और उसकी जांच सीबीआई कर सकती है। वहां पर जो एग्जाम के समय के सीसीटीवी भी जो है सीबीआई प्राप्त करके उसकी भी जांच की जा सकती है। साथ ही लोग जो है विपक्ष के लोग, एनएसयूआई के लोग जो है वो इस सेंटरों की जांच करने की मांग करने को लेकर के प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। आज भी प्रोटेस्ट हुआ था और सीबीआई के जो अधिकारी है उनसे इन लोगों ने मांग की है कि सारे सेंटरों की भी जांच की जाए और इन लोगों पे जहां पर भी कोई इन्वॉल्वमेंट किसी का लगता है तो उनके साथ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही नीट एग्जाम को लेकर के और भी ऐसे सेंटर्स जो है जो कि सीबीआई के जो रडार पे थे उसकी जांच भी सीबीआई अभी कर रही है। बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट उस समय रिकॉर्ड किए गए थे। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि सीबीआई को उनकी जानकारी मिल नहीं पा रही थी, तो उनकी भी जांच सीबीआई कर रही है। जिन स्टूडेंटों ने बेनिफिट्स दिया, जिसकी लिस्ट पकड़ी गई थी, जिसके चेक पकड़े गए थे, 2,30,00,000 रुपए के चेक पकड़े गए थे, 8 ब्लैंक चेक पकड़े गए थे, तो उन सारे अकाउंट्स डिटेल्स के आधार पर भी सीबीआई जांच कर रही है और आगे किस तरह से ये सारे लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन इसके अंदर जो है कड़ी बना था, कौन एजेंट था, कौन बेनिफिशियर था, ये सारी जांच जो है वो सीबीआई अभी कर रही है। एक जो सेंटर का चेयरमैन है उसको सीबीआई ने अरेस्ट किया था। उसकी 4 दिन की रिमांड के अंदर काफी सारी जानकारी सीबीआई को मिली थी। उसके दिल्ली के जो दौरे थे, एग्जाम से पहले वो कई बार दिल्ली जा चुका था, तो इस बारे में भी सीबीआई जांच कर रही है कि दिल्ली जो वो गए थे तो वहां पर किससे उसकी मुलाकात हुई थी, किस तरह की मीटिंग हुई थी और क्या क्या सेटिंग्स सेंटर को सेट करने के लिए कितना पैसा उसने पाया था और किस प्रकार की डील हुई थी, वो सारी जांच सीबीआई अभी भी कर रही है। बहुत सारी कड़ियां जोड़ रही है। और इसी से जुड़ा एक सवाल अशोक जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल साफ तौर पर कोर्ट ने ये कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई दोबारा से एग्जाम नहीं होने वाला, और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा है कि हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए। लेकिन आज हम किसी हालत में ये नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि उस तरह के स्टूडेंट जो दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट से अलग कर सकते हैं, अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ें भी जो हैं वो कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। तो अब यानी कि अगर दोबारा से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो काउंसलिंग शुरू होगी, जो स्टूडेंट हैं उन्हें कॉलेज अलॉट किए जाएंगे, उनका एडमिशन जो प्रोसेस है वो क्या शुरू हो जाएगा इस फैसले के बाद? जी देखिए अनन्या, जरूर आप जो है अगर कोई स्टूडेंट अभी उसे सिलेक्शन भी हो जाता है, पहले राउंड में कोई कॉलेज अलॉट भी हो जाता है काउंसलिंग शुरू होने के बाद, फिर भी आगे के राउंड में आप उसे बाहर कर सकते हैं। अगर सीबीआई जांच में वो पकड़ा जाता है कि उसने किसी भी तरह का पेपर लीक का फायदा उठाया है तो उसे आप बाहर कर सकते हैं। इसलिए काउंसलिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहिए और पैरेलली सीबीआई की जांच भी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग एक राउंड की नहीं है, ये काउंसलिंग 4 राउंड होती है। और जो पहला राउंड काउंसलिंग होगा ऑल इंडिया कोटा का, उसमें फ्री एग्जिट भी होता है। मतलब अगर स्टूडेंट को कोई अलॉटमेंट आता है
तो उसे छोड़ भी सकता है। तो आपको अगर पहले राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है किसी ऐसे सस्पिशियस स्टूडेंट को, तो आगे के राउंड से उसे बाहर किया जा सकता है। इवन इफ सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में भी कोई कॉलेज अलॉट होता है किसी स्टूडेंट को, और अगर पता चलता है कि वो किसी भी तरह के करप्शन में था, तो आप उसे बाहर कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो एक राउंड की काउंसलिंग आखिर में भी और बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, चौथे राउंड के बाद भी 5वें राउंड की काउंसलिंग भी हुई है, तो वैसा किया जा सकता है। देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक दो चीज बताना चाहता हूँ। जो रिफॉर्म प्रोसेस है उस पे अभी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और आप जैसे मीडिया में भी हैं, ये चीजें बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में जो लॉजिस्टिक के चैलेंजेस थे, ये सब कुछ हमने देखा है कि कैसे ई रिक्शा से क्वेश्चन पेपर ट्रैवल कर रहा था, तो ये गलत है। आज आप इस 2024 में इस तरह का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, इतना सीरियस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और एक एक गवर्नमेंट सीट के लिए भारत सरकार 1-1 करोड़ रुपए खर्च करती है एक एक मेडिकल स्टूडेंट पे। तो इन सब रिफॉर्म्स को आपको जरूर, ये 2025 में ये सब चीजें रिपीट ना हो। आप अगर 24 लाख 25 लाख बच्चों के एक साथ ऑफलाइन 4750 सेंटर जैसे इस बार थे, तो इतने सेंटर पे अगर टेस्ट लेने में सक्षम नहीं है। एक और पॉइंट है, आपको यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे सीकर में, आप सीकर जैसे छोटे जगह में कैसे आपने उन 49 सेंटर से अलॉट किए, इसकी जरूरत नहीं थी। मान लीजिए अगर स्टूडेंट वहां डिमांड कर रहा है, तो एनटीए उसको एंटरटेन क्यों किया? वो सीकर की जगह उसके सेंटर बड़े शहर में हो सकते थे, क्योंकि बड़े शहर में आपके पास फैसिलिटी है। तो आपको इस तरह का ऑफलाइन जब आप एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो आपको समझनी चाहिए कि क्या लिमिटेशन है। इसे आप 2 बार में भी कर सकते हैं, 2 दिनों में 2 सेट क्वेश्चन पेपर बना के। तो इस तरह की चीजों को करना चाहिए, न कि आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को और उसके बाद आप एग्जाम कंडक्ट करते हैं। अगर इस तरह का फ्यूचर में भी आप एग्जाम कंडक्ट करेंगे, जैसे यहाँ क्वेश्चन पेपर 24 अप्रैल से ट्रैवल कर रहा था, तो अगर आप एग्जाम कंडक्ट करेंगे, तो इतनी बड़ी कंट्री में इतने छोटे छोटे शहरों में अगर आप सेंटर रखेंगे, तो इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं। और ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये 2024 में इस तरह का हुआ हो। ऐसा 2023 में, 22 में, 21 में हर साल होता रहा है। तो छोटे बड़े स्केल पे हर साल कुछ न कुछ गड़बड़ी होती रही है। हमें इसको सीखना चाहिए और आगे ये गड़बड़ी ना हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि ये रिफॉर्म बहुत जरूरी है। सीबीआई जांच करे, जो इस तरह के लोग हैं, संजीव मुखिया जैसे लोग, डेफिनेटली अभी कानून भी बना दिया गया है, तो इन लोगों को जेल के अंदर डालें। इनको डिस्करेज करना जरूरी है, सजा होना जरूरी है, लेकिन एग्जामिनेशन प्रोसेस का रिफॉर्म भी बहुत जरूरी है। नहीं तो हर साल ऐसा चीज होगा और हर साल हम लोग यही बात कर रहे होंगे। तो इसकी जगह एग्जाम को आप शुरुआत से ही इसको सही से कंडक्ट करें, ये मेरा कहना है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कई अहम और बड़ी बातें कही कि दोबारा से जब इस तरह की और इतने बड़े लेवल पर अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो तमाम चीज़ों को ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आयुष हमारे साथ जुड़े, शक्ति